फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानियत प्रोबायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल आपको लगातार नेट से रिलेटेड कुछ जानकारी दे रहा है। जिन लोगों ने नेट निकाल लिया है वो उनका टारगेट होगा टू अप्लाई इन द पीएचडी फॉर्म, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। तो ये आपको पीएचडी के लिए जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हमारी सारी वीडियोस मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानियत प्रोबायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल आपको नेट से रिलेटेड सारी जानकारी दे रहा, अपडेट दे रहा है। तो अगर जिन बच्चों ने नेट जीआरएफ निकाल लिया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका इसका अगला स्टेप जो होता है वो होता है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम और पीएचडी इंटरव्यू। तो उसकी जानकारी भी ये चैनल आपको लगातार दे रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ये जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। दूसरा, जिन बच्चों का नेट का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है वो बच्चे जो है किसी अनदर चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो आपका HCU हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो खुद का लेती है, एक आपका NII लेती है और एक आपका STREC ACTREC लेती है। ये अपना सेपरेट एग्जाम लेती है फॉर गिविंग अ फेलोशिप। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें से HCU का जो है अब एग्ज़ाम है आपका 19-20 तारीख को, और दूसरा इसका ACTRC का इसका फॉर्म आ चुका है। इसका लास्ट डेट 30 नवंबर है। अब ये चीज़ें हमारे इस चैनल पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने दे रखा है। NII अभी नहीं आया है, जो कि दिसंबर में रिलीज होगा। तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पे अभी तक 149 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप इसे जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मोर देन 200 आप पहुँचाइए। जैसे आप 200 पहुँचाएंगे, हम आपके लिए एक इवनिंग और डोज और मॉर्निंग डोज से एक आपके लिए हम सीरीज लॉन्च करेंगे, जो सीरीज आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। ये हम हैदराबाद सन 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, वो भी एनिमल बायोलॉजी का। वो भी किसका? एनिमल बायोलॉजी का। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एनिमल बायोलॉजी पार्ट ए हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब आज से हम पार्ट B ला रहे हैं। ध्यान दीजिए, आज से हम रोज 10 क्वेश्चन लाएंगे और ये तब तक लाएंगे जब तक ये आपका 20 तारीख को एग्जाम नहीं हो जाता है। तो चलिए हम डिस्कस करना शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए कुछ हम अनदर इंफॉर्मेशंस लाए हैं, उसको आप नोट करते रहिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। Which one of the following gene cluster do not contribute to the antigen recognition? अब ध्यान दीजिए, एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है, पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा कि एंटीबॉडी का वो कौन सा क्लस्टर है जीन का जो कि एंटीजन रिकॉग्निशन में यूज नहीं होती है। ध्यान दीजिए कि जब हम एंटीजन की बात करते हैं तो एंटीजन्स के पास कुछ एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की, जिसे हम एपिटोप्स कहते हैं, और उस एपिटोप्स को एंटीबॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। तो जो भी एपिटोप्स को एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करता है उसको हम CDR कहते हैं। क्या हम कहते हैं? CDR। CDR क्या होता है? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका CDR होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन, यहां पे आपका हैवी चेन और लाइट चेन दोनों का जो वेरिएबल रीजन है, कौन सा रीजन? वेरिएबल रीजन पार्ट लेता है। यहां पे देखिए मैंने जो आपका सर्कल दे रखा, ये जो है आपका ये CDR है। ये जो रीजन है, इस रीजन में ही एंटीजन को हम डिटेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो वेरिएबल रीजन हैवी चेन का
और वेरिएबल रीजन जो है आपका किसका, लाइट चेन का, दोनों यूज हो रहा, ये गोल गोल। लेकिन अगर आप लाइट चेन के कांस्टेंट रीजन की अगर बात करते हो, लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन देखिए कहां पे है, लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन आपका ये है और ये है। तो लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन का कोई भी जो पार्ट है वो आपका इसमें CDR बनाने में यूज नहीं हो रहा है। तो लेकिन हैवी चेन का जो पार्ट है, हैवी चेन का पार्ट अगर यहां पे से आप देखोगे वो भी पार्ट नहीं ले रहा है, सिर्फ कौन सा पार्ट ले रहा, वेरिएबल रीजन। ठीक है, तो अब आइए आप ऑप्शन करते हैं। यहां पे लिखा है डू नॉट कंट्रीब्यूट वेरिएबल लाइट चेन। अरे वेरिएबल, ये देखिए वेरिएबल रीजन है कौन सा, लाइट चेन का। तो लाइट चेन का वेरिएबल रीजन ये रहा आपका, तो ये पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ये तो आंसर इसका होगा नहीं। दूसरा वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, अरे वेरिएबल रीजन हैवी चेन ये हो गया आपका ग्रीन वाला, इसका वेरिएबल रीजन ये है, तो ये भी पार्टिसिपेट कर रहा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। आपसे पूछा क्या, नॉट। अगला क्या है, डाइवर्सिटी रीजन ऑफ हैवी चेन। देखिए डाइवर्सिटी रीजन ऑफ हैवी चेन जो आपका ये अनदर कलर में बना हुआ है, ये वाला बॉक्स, इसे बोलते हैं CDR। CDR रीजन जो होता है, इस रीजन को हम डाइवर्सिटी रीजन बोलते हैं। तो ये भी नहीं है क्योंकि ये भी आपका यूज हो रहा। बचा क्या है, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अ C। ये जो बाकी चीजें मैंने बताई ये आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए। अब वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं उतना ही ज्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेशंस और लाऊंगा। आपको बहुत फायदा होने वाला है इस चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 जो है वो आपका कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स का बारे में बताना है। आप जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो आपके ऑप्शन में दो है, एक है क्लोरेफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन, बोथ आर द ट्रांसलेशन इनहिबिटर। क्या हमने आपको बताया कि क्लोरेफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन ये दोनों जो है वो आपका क्या है, ट्रांसलेशन इनहिबिटर है। एम्पिसिलिन को बीटा लैक्टम कहते हैं और एम्पिसिलिन जो होती है ये आपका सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। तीनों एलिमिनेट हो गए तो एक ही ऑप्शन बचा, रेफामाइसिन। ठीक है, तो रेफामाइसिन इज द इनहिबिटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पर इससे रिलेटेड कुछ चीजें आप नोट कीजिए, आप नोट्स बनाइए, क्योंकि हमने आपको बताया कि आपको नोट्स के साथ हमेशा बैठना चाहिए। और आप यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप यहाँ पे नोट्स बनाते चाहिए। तो रेफामाइसिन की अगर बात करें तो रेफामाइसिन एक एंटीबायोटिक है। यहाँ पे क्लोरेफेनिकॉल ये भी एक एंटीबायोटिक है और एम्पिसिलिन एक इनहिबिटर है, टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक है। तो ये एक एंटीबायोटिक है जो कि हम यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, एक डिजीज है डायरिया जिसका नाम है ट्रेवलर्स डायरिया। ट्रेवलर डायरिया का जो मेडिसिन होता है उसमें हम ये यूज करते हैं। ठीक है, इसका काम होता है ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कैसे, तो बाय इनहिबिटिंग the bacterial RNA पॉलीमरेज। ठीक है, अब एक डीप लाइन या नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से CSIR एंड अदर एग्जाम्स के लिए जो कि बहुत डीप में पूछते हैं, वो जो RNA पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज है, इसका
एक यूनिट है वो है आपका बीटा सब यूनिट। बीटा सब यूनिट, इस बीटा सब यूनिट से जो है ये हमारा बाइंड करता है। बाइंड करता है कौन? रेफामाइसिन। रेफामाइसिन क्या करता है? बीटा सब यूनिट से बाइंड कर जाता है, जिससे हमारा ट्रांसक्रिप्शन इलॉन्गेशन रुक जाता है आरएनए पॉलीमरेज में। ठीक है। अगर एक और आपको एक बोनस पॉइंट में क्या है कि जो थर्मस एक्यूटिकस है उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज का, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए हमने रेफामाइसिन ही यूज किया था साइंटिस्ट लोगों ने। तो ये बोनस पॉइंट था। चलिए हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी क्लोरेंफेनिकॉल की बात करें। तो क्लोरेंफेनिकॉल जो है ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। प्रोटीन सिंथेसिस को, तो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है मतलब ट्रांसलेशन इनहिबिट करता है। ट्रांसलेशन इनहिबिट करता है। ट्रांसलेशन इनहिबिट करता है, कैसे इनहिबिट करता है? तो यह 17S राइबोसोम का जो 15S सब यूनिट है, इस सब यूनिट 15S के सब यूनिट में पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज की जो पॉकेट है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज की जो पॉकेट है, उस पॉकेट में जाके बाइंड कर जाता है। तो इससे क्या होता है? जब पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज की पॉकेट में अगर हमारा क्लोरोरेंफेनिकॉल है तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन प्रिवेंट होगा। क्या मैंने कहा? 17S की लार्ज सब यूनिट है 15S, उस 15S की जो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज वाली साइट है, जिसे हम कौन से साइट कहते हैं? पी साइट कह रहे हैं। 3 साइट होती है, ए साइट, पी साइट और ई साइट, एग्जिट साइट। जो पी साइट है, बीच वाला साइट है, उसकी जो उस पॉकेट में बाइंड कर जाता है। इसके बाइंड करने से प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता। पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा तो क्या होगा? हमारा ट्रांसलेशन वहीं पे इनहिबिट हो जाएगा, ट्रांसलेशन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। चलिए अगले बात करते हैं। आपको इसको लिखते रहिए, इसको नोट करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप इसको यूज कीजिए। अगला हम सी की बात करेंगे, जो कि आपका एम्पेसिलिन है, बीटा लैक्टम। ये क्या करता है? ये आपका इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या है? इरिवर्सिबल इनहिबिटर है एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज का। ट्रांसपेप्टाइडेज जो एंजाइम है उसका यह इनहिबिटर है। तो ट्रांसपेप्टाइडेज का काम क्या है? ट्रांसपेप्टाइडेज जो होता है वो आपका पेप्टिडोग्लाइकन फॉर्मेशन में काम आता है, और पेप्टिडोग्लाइकन किसका पार्ट है? सेल वॉल का। तो ये क्या करता है? उसका इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। पेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेज की एक्टिविटी को क्या करेगा? ये कम कर देगा, रोक देगा। जब रोक देगा तो क्या होगा? आपका पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा कि ये इनहिबिट करता है सेल वॉल सिंथेसिस में। सेल वॉल सिंथेसिस में यह इनहिबिट करता है। अब ये इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस में कैसे करता है? तो समझिए कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल है, इस सेल वॉल में एक इसके सेल वॉल के अंदर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। तो ये जो आपका
एम्पिसिलिन है यह इसी इसी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड कर जाता है, बाइंड कर जाता है आपका एम्पिसिलिन, जिसका दूसरा नाम क्या है, बीटा लैक्टम। ठीक है, तो जब ये बाइंड कर जाता है एम्पिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से, कौन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से एम्पिसिलिन बाइंड कर जाता है, इस तरह से सेल वॉल के अंदर ये इनहिबिट करता है। अब यहाँ पे क्या है कि ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट कर रहा है। तो ट्रांसपेप्टाइडेज जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन को बनाने में यूज होता है, यह एक एंजाइम है। तो यह एक एंजाइम है, यहाँ से क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बनेगा। ठीक है, तीसरी चीज, जब पेप्टिडोग्लाइकन को ट्रांसपेप्टाइडेज से इनहिबिट कर रहा है, तो और ट्रांसपेप्टाइडेज इनहिबिट होने से आपका क्या हो रहा है, इनहिबिशन हो रहा है आपका पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस का। किस स्टेप पे, तो ये लास्ट या थर्ड और लास्ट स्टेप को इनहिबिट करता है, लास्ट स्टेप को इनहिबिट करता है। टोटल 4 स्टेप होते हैं किसके, पेप्टिडोग्लाइकन फॉर्मेशन के। तो जो लास्ट स्टेप और थर्ड स्टेप है उसको एम्पिसिलिन इनहिबिट करता है। आपको अगर ये जानना है कि चार जो स्टेप है उसके पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस के कौन कौन से, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको उसको 4 स्टेप आपको किसी अनदर वीडियो में सेपरेट वीडियो बना के दे देंगे। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन। देखिए टेट्रासाइक्लिन जो है यह भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। टेट्रासाइक्लिन आल्सो इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। कैसे करता है, अब ये समझना है। तो जो टेट्रासाइक्लिन है यह अमाइनो असाइल टीआरएनए जो होता है सिंथेस जो कि ए साइट पे होता है, वह इससे बाइंड करके क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आपको पता चल रहा है, ओवरऑल में 17S राइबोसोम है जिसमें 15S और 13S की सब यूनिट है। 15S की पीस मतलब जो पेप्टाइड ट्रांसफेरेज पॉकेट है, एक्टिविटी है, यहाँ पे आपका क्लोरैम्फेनिकॉल इनहिबिट कर रहा, और 30S की 16S RNA पे जो है ये आपका 16S RNA क्या है, ये 16S RNA आपका है अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एक्टिविटी की ए पॉकेट। इस ए पॉकेट से कौन बाइंड कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन। हमने आपको तीनों का बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड किया है, जो कि बहुत से एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए हमारी तरफ से, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप नए हैं। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पे आपको बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कोविड-19 से था, जो कि SARS-CoV-2 से है। अब यहाँ पे आपको देखना है, क्वेश्चन ये बोल रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग SARS-CoV वायरस ऑफर द पोटेंशियल टारगेट फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एंटीबॉडी। इसका आंसर स्पाइक प्रोटीन है। तो ये देखिए आपको याद भी होगा, अगर आप थोड़ा भी एक्टिव हैं बायोलॉजी में है तो अगर एक्टिव है तो आपको याद होगा। देखिए जो आपका कोविड-19 है, कोरोना वायरस, इसका नाम ही कोरोना वायरस इसलिए था क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो थी वो गोल थी, और इसके जो बाहर के सरफेस है वहां पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स थे, यही ग्लाइकोप्रोटीन जो है, ये ग्लाइकोप्रोटीन को हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन जिसे हम स्पाइक प्रोटीन कह रहे हैं, इसी को टारगेट के रूप में हम लोगों ने यूज किया था फॉर मेकिंग द एंटीबॉडी।
अब ये अगर हम आपसे स्पाइक प्रोटीन के बारे में पूछे कि स्पाइक प्रोटीन का क्या काम है, तो आप बताइएगा कि स्पाइक प्रोटीन जो होता है, यह स्पाइक प्रोटीन मेन रूप से किससे बाइंड करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टू रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है आपका? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टू रिसेप्टर। ये आपका कहां पे होता है? लंग में होता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टू रिसेप्टर कहां पे होता है? लंग में होता है। एंजियोटेंसिन एक जो है रास, यहाँ पे आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, एक रास सिस्टम है। क्या है? रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये हमारे बॉडी में पाया जाता है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट कीजिए, RAAS रास, हम इसके ऊपर आपके लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे। तो इसका आंसर क्या है कि कौन है जिसमें हम एंटीजन ऑफर द पोटेंशियल टारगेट फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एंटीबॉडी? स्पाइक प्रोटीन। अगला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद होगा तो आप निकाल पाएंगे, नहीं याद होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। यहाँ पे लिखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स कंटेन बोथ रिस्ट्रक्शन और मिथाइलेज एक्टिविटी ऑन द सेम सब यूनिट। जो आपका रिस्ट्रक्शन एंजाइम होती है वो रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस होती है, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है और सेल्फ डिफेंस के लिए यूज होती है। तो कुछ ऐसे रिस्ट्रक्शन एंजाइम है जिसमें रिस्ट्रक्शन की फीचर्स होता है, साथ में मिथाइलेज की फीचर होता है। मिथाइलेज का काम होता है मिथाइलेशन करना। जब मिथाइलेशन जो एंजाइम करता है उसे हम मिथाइलेज कहते हैं। जो एक्टिविटी मिथाइलेशन करता है उसे मिथाइलेज एक्टिविटी कहते हैं। तो वो कौन सा रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस है जिसमें रिस्ट्रक्शन एक्टिविटी और मिथाइलेज एक्टिविटी दोनों साथ में होती है? तो वो आपका है EcoBI या EcoBI। ठीक है, तो ये अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 40 है। इसको आप समझना है। होम्योटिक म्यूटेशन क्या होता है? आप होम्योटिक म्यूटेशन को समझेंगे तो आपका ये आंसर आपको मिल जाएगा। होम्योटिक म्यूटेशन जो है, ये जैसे ही होम्योटिक म्यूटेशन होता है इसमें आपका ट्रांसक्रिप्शन जो होता है अल्टर हो जाता है। अल्टर ट्रांसक्रिप्शन अल्टर होने से क्या होगा? जब ट्रांसक्रिप्शन अल्टर होगा तो ट्रांसलेशन भी अल्टर होगा, और ट्रांसलेशन अल्टर होगा तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर अलग बनेगा। प्रोटीन का स्ट्रक्चर अलग बनेगा तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसका? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी रीजन। जहां पे लेग बनना है वहां पे विंग बनेगा, जहां पे विंग बनना है वहां पे लेग बनेगा। कुछ जहां पे हमारा एंटीना बनना है वहां पे हमारा थोरेक्स के कुछ पार्ट्स बनेंगे, जहां पे विंग बनना है वहां पे एंटीना बनेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा बॉडी के रीजन का। और ये ट्रांसफॉर्मेशन होके करेगा क्या? ट्रांसफॉर्मेशन होके कोशिश करेगा कि जो उसके बगल में जो नेबर में है उसके जैसा वो अपने आप को शो करे। सेगमेंट क्या करेगा? सेगमेंट ट्रांसफर्ड होके वो कोशिश करेगा कि बगल वाले सेगमेंट की तरह वो अपने आप को शो करे। ऐसे म्यूटेशन को हम होम्योटिक म्यूटेशन कहते हैं। इस लाइन में आप ध्यान से सुनिए एक बार और। होम्योटिक म्यूटेशन में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अल्टर हो जाता है। इससे क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है बॉडी रीजन में। ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जहां पे लेग बनना है वहां पे कुछ और बन रहा है, और वो जो बन रहा है वो क्या कोशिश कर रहा है कि अपने नेबर पड़ोसी वाले की तरह दिखे। तो ऐसे म्यूटेशन को हम होम्योटिक म्यूटेशन कहते हैं। इसका 2 एग्जाम्पल है होम्योटिक जीन का। वो आपका एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स,
ये जो दोनों हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं ये आपका ड्रोसोफिला में होता है। दूसरा आपका बाइथोरेक्स। अगर 1000 अगर आप 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कर देंगे तो हम आपके लिए नेट की हर एक यूनिट का लेक्चर सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट लाएंगे। दूसरा, हम आपके लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे पूरा कीजिए, आपको ये दोनों फायदा होगा, जिसमें हम ये सारी चीजें बाय डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। होम्योटिक म्यूटेशन इज वन इन विच अब सम प्रोटीन आर मेड फ्रॉम द mRNA ट्रांसक्राइब बाय द मदर। ना, मदर से इसमें फीमेल ओमेल का कोई लेना देना नहीं, हटाइए। अगला है वन सेल टाइप फॉलो द डेवलपमेंटल पाथ ऑफ द अनदर। हाँ, यहां पे क्या हो रहा, एक सेल टाइप जो है, कोई एक सेल टाइप है जो कि किसी अदर पाथ को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेग बनना था पर वहां पे लेग की जगह एंटीना बन रहा है, या कह दीजिए कि एंटीना बनना था वहां पे लेग बन रहा है। तो अब बनना था क्या आपका एंटीना, बट बन गया है लेग। तो वहां पे क्या हो रहा है कि एंटीना का सेल टाइप किसको फॉलो कर रहा है, लेग फॉर्मेशन के पाथ को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए यह आपका होम्योटिक म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। अगला आपका प्रोग्राम सेल देता कर ना, एपोप्टोसिस नाम से कोई भी चीज नहीं होता है। और यहाँ पे भी मैटरनल पैटर्नल है, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और अडल्ट स्टेम सेल्स में क्या होता है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है वो और अडल्ट स्टेम सेल्स क्या है। अगर आप स्टेम सेल्स की बात करेंगे तो स्टेम सेल्स जो होती है दो तीन है। एक है आपका टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स वो स्टेम सेल्स होते हैं दो जो कि पूरे होल ऑर्गेनिज्म बनाने में कैपेबल होती हैं। जब कोई सेल होल ऑर्गेनिज्म बनाने में कैपेबल हो तो उसे हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। दूसरा, एक ऐसी सेल होती है जिसे हम प्लूरिपोटेंट बोलते हैं। प्लूरिपोटेंट वो सेल होती है जो कि ऑल द डेरिवेटिव ऑफ 3 germ layers but not extra embryonic टिश्यू। बहुत आराम से इसको समझिएगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है और इस बार नेट में भी पूछा गया था इसमें जाइगोट से रिलेटेड क्वेश्चन। प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। मतलब क्या है कि अगर कोई प्लूरिपोटेंट सेल है वो 3 जर्म लेयर से जितने भी डेरिवेटिव है वो तो बना सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज को नहीं बना सकता, प्लेसेंटा को नहीं बना सकता और अम्बिलिकल कॉर्ड को नहीं बना सकता। ठीक है, अब बात करेंगे हम मल्टीपोटेंट का। मल्टीपोटेंट सेल वो सेल है जो कि लिमिटेड टाइप के सेल्स बनाएंगी। मतलब यहां पे वन जर्म लेयर एक जर्म लेयर के से डेरिवेटिव को बनाएंगी तो उसे हम मल्टीपोटेंट कहेंगे। ओलिगोपोटेंट वो सेल है जो फ्यू टाइप ऑफ द सेल्स बनाएगी, फ्यू टाइप्स ऑफ सेल। तीसरा आपका है यूनिपोटेंट वो सेल है जो सिर्फ एक ही सेल बना पाएगी, वन सेल टाइप बनाएगी। अब इसको आप रिवाइज कीजिए।
अगर कोई भी सेल जो कि आपका पूरे ऑर्गेनिज्म बना सकता है उसे हम टोटिपोटेंट बोल रहे हैं। जो तीनों जर्म लेयर के डेरिवेटिव को बना सकता है बट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू को नहीं बना सकता, वो प्लूरिपोटेंट है। जो एक जर्म लेयर के डेरिवेटिव को बना सकता है वो मल्टीपोटेंट है। वहीं पे ओलिगोफ्यूटाइप और यूनिटाइप है। जो प्लूरिपोटेंट है इसका एग्जाम्पल जो है वो हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, जो कि ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट के सेल जो है प्लूरिपोटेंट होते हैं। अगला जो आपका मल्टीपोटेंट है इसका एग्जाम्पल जो है बोन मैरो सेल या आपका जो भी सेल्स हैं, जैसे बोन मैरो सेल्स हो गया या अदर जो भी सेल्स हम डिराइव करते हैं वो आपका मल्टीपोटेंट है। तो यहाँ पे जो अडल्ट स्टेम सेल्स है ये भी आपका मल्टीपोटेंट ही है। तो आपका प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट इसका एग्जाम्पल है। आंसर है इसका आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका? अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सी आर्चिन डेवलपमेंट इफ द ब्लास्टोमियर आर सेपरेटेड द 4 सेल एम्ब्रियो एंड अलाउड टू डेवलप दे विल। ये इसको समझने के लिए मैंने नीचे एक डायग्राम हम लेके आए हैं, उस डायग्राम को समझ लीजिए, खत्म हो जाएगा कहानी। कैसे ये होता है देखिए, ये आपका डायग्राम है। डायग्राम में यहाँ पे मैंने कहा जाइगोट, जाइगोट में डिवीजन हुआ, 2 सेल बना, 2 सेल के बाद यहाँ पे 4 सेल बना। अब अगर 4 सेल के आगे आप देखोगे तो आपका 8 सेल बना है और 8 सेल से 16 सेल बना है। अगर आप 8 सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 तरीके की सेल बनी है, एक ग्रे कलर से एक व्हाइट कलर से है। तो अगर हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे सेल्स का स्पेसिफिकेशन हो चुका होगा और इसलिए यहाँ के सेल्स जो है वो जब डेवलप होंगे तो मोजाइक बनाएंगे, ना कि पूरी बॉडी में पूरा कोई ओन डेवलपमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकेशन हो चुका है। पर अगर आप 4 सेल की बात करते हैं, 4 सेल स्टेज में चारों आपको एक ही कलर के दिख रहे हैं। अगर हम इन चारों को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो जब हम अलग अलग करेंगे तो ये चारों इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट दिखाएंगे। तो अगर हम 4 सेल एम्ब्रियो को अलग करते हैं तो वो क्या करेगा? नॉर्मली डेवलप होगा, बिकॉज ईच ब्लास्टोमियर कैन रेगुलेट इट्स ओन डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या है, अभी तक स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ है, तो चारों सेल के पास कैपेसिटी है डेवलपमेंट की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये जो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और ये समझना बहुत आसान है। अगर आप इंडो के हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है, अगर आप इंडो के नहीं है तो भी आपके लिए आसान है, अगर आपने कभी भी पढ़ा है। द कॉलर ऑफ टिश्यू दैट सराउंड द इनफेंडिबुलर स्टल्क या इनफेंडिबुलम इज। जो इनफेंडिबुलम को के पास होती है उसको हम कौन सा कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है, आप डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। इंटीरियर पिट्यूटरी में हम पार्स टिब्यूरेलिस होती है सबसे ऊपर, और पार्स टिब्यूरेलिस जो है वो इनफेंडिबुलम के साथ होती है। ये देखिए, तो पार्स टिब्यूरेलिस जो होती है वो ट्यूबरेलिस वो आपका क्या होती है? इनफेंडिबुलम के पास होती है, सराउंड्स करती है। दूसरा आप यहीं पे याद कर लें, इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस भी होती है। यहीं पे आपका दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपका क्या होता है? पार्स नर्वोसा होती है। और ऊपर क्या होता है? ये हाइपोथैलेमस होती है। हाइपोथैलेमस और इनके बीच में क्या होता है? मीडियन इमिनेंसेस होती है। ठीक है, मीडियन इमिनेंसेस मतलब क्या होता है? एक ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पार्स ट्यूबरेलिस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम 44 को देखते हैं। 44 में क्या है? द प्लांट ऑफ जीनोटाइप स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इज सेल्फ क्रॉस्ड। इसका क्या हो गया? सेल्फिंग हो गया। यहां पे देखिए ये क्या है? आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लिखा है द 2 जीन आर लिंक्ड एंड आर 50 मैप यूनिट अपार्ट। देखिए सिंपल सी बात है, ये कंफ्यूज करने के लिए है। अगर 50 मैप यूनिट से दूर है तो वो जीन कभी भी एक साथ ट्रांसफर नहीं हो सकती। मतलब ये मेंडल के नियम को फॉलो करेगा। ये जो है आपका मेंडल के नियम को फॉलो करेगा।
और अगर मेंडल के नियम को फॉलो करेगा और F2 जनरेशन में हम सेल्फिंग कराते हैं तो स्मॉल ए स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी 1/16 होती है। अगर इसको आप निकालना चाहते हैं तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं, लेकिन अगर ये ट्रिक कैसे आया है ये जानना है तो आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा। जब हम जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रहा हूं। आप सिंपल सा इस तरह से लिख लो, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या करेंगे हम इसमें। ये आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल को सोल्व करने में हेल्प करेंगे। यहाँ लिखो 1 2 1, फिर लिखो 2 4 2, फिर लिखो 1 2 1। अब देख लो यहाँ पे कितना है 1, तो इसको लिखो 1। टोटल देख लो 2 3 4 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो 1/16 यहाँ पे ये लाइन जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अगर 15 यूनिट अपार्ट है, 15 यूनिट से ज़्यादा है मैप यूनिट से, तो वो कभी भी एक साथ नहीं जाएगा, वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट ही होगा। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।